वेलकम क्लास। आज हम थर्ड यूनिट में रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें सबसे पहला है आपका ऑपेरॉन कंसेप्ट। इसके बारे में आपने, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, सेकेंड ईयर में आपने जेनेटिक्स में इसमें कुछ चीज़ें पढ़ी होंगी। तो ये जस्ट हमारा एक रिवीजन है उसी प्रोसेस का, जो लेक ऑपेरॉन जो है उसका और एक ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन का एग्जांपल लेकर के, और सबसे पहले हम यहाँ पर इस चीज़ को समझने की कोशिश जो है वो करेंगे। इसमें हम सबसे पहले कि ऑपेरॉन कंसेप्ट क्या है, इसमें जीन क्या चीज़ है, जीन एक्सप्रेशन क्या होता है, व्हाट इज द नीड ऑफ जीन रेगुलेशन एंड व्हाट इज ऑपेरॉन, देन वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ ऑपेरॉन, देन ऑपेरॉन कंसेप्ट, एंड उसके बाद में हम इसका इंडक्शन और प्रिपरेशन जो है वो किस प्रकार से होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जीन क्या चीज है, इसको अगर आप देखें तो जो सेल है आपका, उस सेल में आपका न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस में आपका कंप्लीट जीनोम जो है वो वहां पर होता है। जैसे हम यहाँ पर एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखें तो इस पर जीन्स जो हैं वो पाए जाते हैं और एक्चुअली ये क्या है, डीएनए होता है। सो व्हाट इज जीन? इन molecular term, gene commonly defined as the entire nucleotide sequence which is necessary for the synthesis of a fundamental gene product. Okay, तो जीन का जो एक्सप्रेशन की हम बात कर रहे हैं कि जीन का एक्सप्रेशन जो है वो किस तरह से होता है, तो इसमें ये टर्म आपने पहले वहां पर पढ़ी है, सेंट्रल डॉग्मा ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो बेसिकली चीज क्या है इसके अंदर कि जो जीन है, या जिसको हम कह रहे हैं कि मोर प्रिसाइजली डीएनए जो है, उस डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है और उस ट्रांसक्रिप्शन से मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है और इस मैसेंजर आरएनए से ट्रांसलेशन, या जिसको हम कहें कि प्रोटीन सिंथेसिस के थ्रू आपका प्रोटीन का फॉर्मेशन जो है वो होता है। अब जो न्यूक्लियोसोम मॉडल आपने क्रोमोसोम स्ट्रक्चर का पढ़ा है, वहां पर आपने पढ़ा होगा कि इसमें आपका हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं और उसके 3.5 टर्न जो है ये यहाँ पर इसका होता है हिस्टोन का। हिस्टोन पर आपका जो आपका सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस इसके ओर टर्न करके और रहता है और इस तरह से ये कंडेंस्ड मॉडल जो है वो होता है। ये आपने पहले डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो ये जो आपका डीएनए है, इसका ट्रांसक्रिप्शन जो है वो होता है और इस ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल के थ्रू आपका जो मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन जो है वो होता है, जिसको हमने यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन जो है वो कहा है। ठीक है, अब इसके थ्रू जो प्राइमरीली जो बनता है आपका, ये प्राइमरी मैसेंजर आरएनए है, इसमें आपका इंट्रॉन और एक्सॉन जो है होता है, ये 5' एंड है और ये 3' एंड इसका है। अब ये आपका मेच्योर्ड एमआरएनए है और इसका सिंथेसिस जो होकर के आपका ये न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू ये आपका इसमें बाहर की ओर ये आता है और इससे फिर आपका बाद में जो प्रोटीन का फॉर्मेशन जो है वो होता है। ये आपका सेंट्रल डॉग्मा ऑफ जीन एक्सप्रेशन होता है। ओके ओके, अब व्हाट इज द नीड ऑफ जीन रेगुलेशन, कि जीन रेगुलेशन की जरूरत जो है वो क्यों होती है। तो जीन का एक्सप्रेशन होने का मतलब क्या है कि एक जीन जो है वो जब एक्सप्रेस होगा तब वो एक प्रोटीन का फॉर्मेशन जो है वो करेगा, कि वो एक
जीन का जब भी एक्सप्रेशन होगा तो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर का रेगुलेशन जो है वो वहां पर होता है। अब अगर ये प्रोसेस जो है वो रेगुलेट नहीं होता हो तब क्या होगा कि उसमें अगर कोई रेगुलेशन नहीं है आपका यहाँ पर, देन द अनवांटेड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट विल फॉर्म लाइक आरएनए एंड प्रोटीन, और वो क्या करेंगे आपका कि अननेसेसरी जो रिक्वायर्ड नहीं है उन प्रोटीन्स का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा, और अल्टीमेटली इससे होगा क्या कि इट विल रिजल्ट इनटू or it will produce unessentially that causes the waste of energy and it may affect other useful cellular activity, कि उसकी वजह से आपका जो अनवांटेड सिंथेसिस जो हो रहा है उसके कारण से आपकी जो अनवांटेड एक्टिविटी हो रही है उसमें आपका एनर्जी जो है वो वेस्ट होगी, और उसके कारण से जो असेंशियल सेलुलर एक्टिविटीज हैं वो एक्टिविटीज नहीं हो पाएंगी। सो जीन रेगुलेशन इज एसेंशियल। जीन रेगुलेशन की समरी जो है यहाँ पर डायग्राम में हमने दिखाई है, इसको आप देखें यहाँ पर कि दो तरह से ये हो सकता है, एक तो इंडक्शन के थ्रू और दूसरा आपका रिप्रेशन के थ्रू। जो आपका एक्टिव रिप्रेशर है वो आपके ऑपरेटर को ब्लॉक जो है वो कर देता है, और जो इंड्यूसर है आपका वो आपका इस जो रिप्रेशर ऑपरेटर के साथ जाकर के जुड़ा है, देखिए यहाँ पर ये दिस इज एन एक्टिव रिप्रेशर, ये इसको ब्लॉक करता है ऑपरेटर को, तो ये प्रोसेस जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा। ओके, तो कोई इंड्यूसर जो आता है जब आपका, तब वो इस ब्लॉकेज को हटाएगा और उसके कारण से आपका फर्दर प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो हो जाएगा। इसी तरह से जो एक इनएक्टिव रिप्रेसर है, अगर वो फ्री होगा, ओके, जो रिप्रेशन में ये प्रोसेस बताया था मैंने आपको कि वहां पर ब्लॉक हो जाता है, और इंडक्शन में वो जो रिप्रेसर है वो आपका ऑपरेटर से हट जाएगा। इसके बारे में हम बाद में और डिटेल से चर्चा करेंगे। ओके, यहाँ पर हम प्रोकैरियोट्स में जीन एक्सप्रेशन जो है वो किस तरह से होता है, इसको एक एग्जांपल लेकर के हम यहाँ पर समझ रहे हैं ऑपेरॉन कंसेप्ट की तरह से। अनलाइक यूकैरियोट, इन प्रोकैरियोट द जीन्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ऑपेरॉन। अब ये देखिए, ये आपका 3'5' टेम्पलेट है, डीएनए स्ट्रैंड है ये इसका। दिस इज रेगुलेटर जीन, this is promoter gene, and this is operator gene, and these are structural genes. Each structural gene is responsible for synthesis of a particular type of protein. ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है आपका ओपेरॉन का। इसको हम कुछ और एग्जांपल्स लेकर के और डिटेल में बात करेंगे। So what is operon? Operon is a coordinated group of genes which are all transcribed together and regulate a metabolic pathway as a unit. So operon क्या है? एक कोऑर्डिनेटेड ग्रुप है जीन का जो कि आपस में इंटरेक्ट करते हैं और वो एक साथ ट्रांसक्राइब्ड होते हैं, और जो मेटाबॉलिक पाथवे को एक यूनिट के फॉर्म में वो रेगुलेट जो है वो करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर डीएनए है आपका ये, और ये आपका प्रमोटर फॉर रेगुलेटर जीन, दिस इज पीआई। ये आपकी पूरी एक रेगुलेटर सीक्वेंस है और एक स्ट्रक्चरल सीक्वेंस इसके अंदर होती है। जो आपकी रेगुलेटर सीक्वेंस है उसके अंदर आपका एक पीआई होगा जिसको हम कह रहे हैं प्रोमोटर फॉर रेगुलेटरी जीन। The second one is regulatory gene I. This will code for a repressor protein. ये एक repressor protein का फॉर्मेशन जो है वो करता है। After this regulatory gene, यहाँ पर होगा आपका एक promoter for structural gene, जो कि हमने यहाँ पर पी लेक कहा है इसको, क्योंकि हम यहाँ पर लेक ऑपेरॉन की बात यहाँ पर कर रहे हैं। देन and last part of the regulatory sequence is
operator और O. Now these are structural genes. यहाँ पर हमने 3 जो है वो structural gene जो है वो लिए हैं. This Z is structural gene for beta galactosidase. This Y part is for, this is structural gene for beta galactoside permease. और जो अल्फा है आपका वो स्ट्रक्चरल जीन फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज ट्रांस एसिटाइलेज. स्ट्रक्चरल जीन फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज बीटा गैलेक्टोसाइड ट्रांस एसिटाइलेज. ओके, ये आपका एक ऑपेरॉन का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो हो जाता है. अब ये इसका वर्किंग जो है वो किस तरह से होता है. तो ये 3'5 एंड है, 3'5' एंड है. जनरली होगा क्या कि आपका जो रेगुलेटर जीन है ये ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू एक रिप्रेसर mRNA का फॉर्मेशन जो है वो करता है, और जिसके ट्रांसलेशन पर एक रिप्रेसर प्रोटीन का फॉर्मेशन जो है वो होता है. ये आपका रिप्रेसर है. ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर अभी मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया है इसको, है ना. तो यहाँ ये आपका प्रमोटर जीन है. ओके, अब जब इसकी रीडिंग होगी तब ये इस डायरेक्शन में बढ़ता है. तो जो रिप्रेसर है आपका ये क्या करेगा कि यहाँ आकर के और बाइंड हो जाता है, जिसके कारण से आपका ऑपरेटर जो है वो ब्लॉक जो है वो हो जाता है, जिसके कारण से आपका ट्रांसलेशन जो ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो नहीं होगा. ओके, दूसरा चीज देखें हम यहाँ पर कि ये तो प्रोसेस है ही सही आपका, ये कि ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, एक रिप्रेसर प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, और इसको एलोलेक्टोज यानी लैक्टोज के जैसे स्ट्रक्चरली लैक्टोज जो होंगे वो जब इससे जुड़ जाते हैं तो आपका रिप्रेसर जो है वो इनएक्टिव हो जाता है, जिसके कारण से आपका जो प्रमोटर जीन है इसकी एक्टिविटी अब ब्लॉक जो है वो नहीं होगी. यहाँ पर आपने देखा होगा कि आपका जो ऑपरेटर जीन है उसके साथ में ये रिप्रेसर प्रोटीन जो है वो जाकर के और जुड़ गई थी. ओके, तो अब आपका ऑपरेटर जो है वो फ्री है, उसके कारण से ये इसको जीन को ट्रांसक्राइब करता है, और जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है ये स्टार्ट जो है वो होता है फ्रॉम 3' एंड टू 5' एंड, और उसके कारण से मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन जो है वो 5' 3' एंड में होता है. तो ये किस प्रकार से ब्लॉक होता है और किस प्रकार से इसका जो ट्रांसक्रिप्शन जो है वो प्रोसेस स्टार्ट होता है, इसमें आपका जो रेगुलेटरी जीन है इससे बनने वाले रिप्रेसर का इंपॉर्टेंट रोल जो है वो होता है. ओके, ये जो मैकेनिज्म है हमारा, इसको सबसे पहले जैकब और मोनार्ड ने स्टडी किया था, जो कि ई कोलाई में लैक्टोज कैटाबॉलिज्म की स्टडी कर रहे थे, और उन्होंने यहाँ पर इस जीन कहा कि दिस जीन इज रेगुलेटेड एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल बाय इंडक्शन एंड डिप्रेशन. ई कोलाई में इसको स्टडी जो है वो किया गया था जैकब एंड मोनार्ड के द्वारा 1961 में. तो हम बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर लेक ऑपेरॉन का. लेक ऑपेरॉन इज ए क्लस्टर ऑफ जीन विच कंट्रोल एंजाइम प्रोडक्शन नीडेड फॉर कैटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज. ओके, तो यहाँ पर ये पूरा आपका लेक ऑपेरॉन है. देखिए आप इसको यहाँ पर पी प्रमोटर फॉर रेगुलेटरी जीन, जैसे रेगुलेटरी जीन आई जो डिनोमिनेशन है इसके वो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ यहाँ पर. देन दिस पी लेक इज फॉर प्रमोटर फॉर लेक ऑपेरॉन. देन ओ इज ऑपरेटर. देन जेड वाई एंड ए जो आपका स्ट्रक्चरल लोकस है, इसके स्ट्रक्चरल लोकाई है ये. दिस इज जेड इज स्ट्रक्चरल जीन फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, यानी कि जब इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा तब ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फॉर्मेशन जो है वो करेगा, और ये आपका बीटा गैलेक्टोसाइड परमीज का फॉर्मेशन जो है वाई के द्वारा होगा.
एंड ए इज स्ट्रक्चरल जीन फॉर बीटा गैलेक्टोसाइड ट्रांसएसिटाइलेज। तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपका यहां से जो प्रमोटर ऑफ लेक ऑपेरॉन से लेकर के ये रेगुलेटरी जीन हो गया आपका, और इसके बाद में ये प्रमोटर हो जाएगा और ये स्ट्रक्चरल जीन हो जाएगा। यहां से आपका ये पूरा कंप्लीट लेक ऑपेरॉन जो है वो होता है। अब इसकी वजह से होता क्या है कि आपका जो लैक्टोज है उसका कैटाबॉलिज्म होता है, जैसे हमने कहा कि जेकब और मोनार्ड ने ई कोलाई में 1961 में वाइल स्टडीइंग कैटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज इसको डिस्कवर जो है वो किया था। दिस बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम ये क्या करेगा, आपका लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करता है, एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा यहाँ पर, और ये बनेगा किससे, जेड लेक जेड जीन से। ये आपका लेक ऑपेरॉन है जिसमें आपका ये जेड जीन है, जो कि हमने कहा था कि दैट इज स्ट्रक्चरल जीन फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ओके, अब ये करेगा क्या आपका इसको कि ये लैक्टोज को का हाइड्रोलिसिस करेगा और इसको गैलेक्टोज और ग्लूकोज के अंदर ये कन्वर्ट जो है वो कर देता है। ये आपका गैलेक्टोज और ग्लूकोज के अंदर इसको कन्वर्ट ये हो जाएगा। ये इसका जो एंजाइम का फंक्शन है वो हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। ओके, देन वर्किंग ऑफ लेक ऑपेरॉन, हाउ लेक ऑपेरॉन वर्क्स। Blackwood 1967, Epstein and Blackwood 1968 described the operation of leg operon in E. coli. Working of leg operon is operated by two mechanisms, जैसा कि हमने बताया था वहां पर, one is negative control and another one is positive control. अब नेगेटिव कंट्रोल जो है वो किस प्रकार से होता है यहाँ पर, इसको अगर हम देखें यहाँ पर, स्विच ऑफ जीन एक्सप्रेशन इंटरेक्शन कैन switch off the gene expression. Negative control and that is DNA protein interaction can switch off gene expression. तो वापस हम जो ये हमारा पूरा लेक ऑपेरॉन है इसकी हमने बात करी थी यहाँ पर कि आपका जो रेगुलेटर जीन है वो आपका ये सप्रेसर को बनाएगा। when the suppressor binds to the operator ट्रांसक्रिप्शन इज प्रिवेंटेड, और उसके कारण से आपका जो जेड है, आपका लेक जेड है, वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज का ऑपरेशन का फॉर्मेशन जो है वो नहीं कर पाएगा। ओके, अब देखिए, अब इसको इसी मैकेनिज्म को हम डिटेल में देखते हैं। ये आपका रेगुलेटर जीन है जिसने आपका एक एक्टिव रिप्रेसर का फॉर्मेशन जो है वो किया है। अब इसकी वजह से क्या होगा कि ये आपका प्रोमोटर जीन है, इसके जस्ट बाद में आपका ऑपरेटर पार्ट होगा इसका, और जो रिप्रेसर है आपका ये आपका ऑपरेटर के साथ जाकर के जुड़ जाता है, और इसका एज ए रिजल्ट आपका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। ट्रांसक्रिप्शन क्यों नहीं होगा आपका यहाँ पर, कि आपका जो आरएनए पॉलीमरेज है वो प्रमोटर से बाइंड जो है वो नहीं हो पाएगा। इसके सिंथेसिस के लिए की जो शुरुआत है इसका, उसके लिए जरूरी क्या है आपका कि आपका जो प्रमोटर है इस पर आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आकर के और जुड़ना चाहिए, और उसके बाद आपका मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन जो है वो बाद में होगा। ठीक है, सो इफ लैक्टोज इज एब्सेंट देन enzymes needed to take up and use lactose are not produced. देखिए, जब ई कोलाई में लैक्टोज नहीं है तब वो अपनी एक्टिविटी के लिए क्या करेगा कि वो ग्लूकोज को काम में लेगा। जब तक ग्लूकोज अवेलेबल है तब तक आपका लैक्टोज का यूज जो है वो नहीं हो पाएगा। इसलिए इन प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज आपका जो लेक ऑपेरॉन है ये इस एक्टिव रिप्रेसर के कारण से रिप्रेस्ड रहेगा, और आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फॉर्मेशन जो है वो नहीं करेगा। ओके, दूसरा कि इन इफ लैक्टोज इज प्रेजेंट एंड ग्लूकोज इज एब्सेंट देन ये जो आपका 3' 5' एंड पर डीएनए है आपका, ये बनाएगा तो सही रिप्रेसर, लेकिन जब लैक्टोज आपका प्रेजेंट है तो ये लैक्टोज क्या करेगा कि इस रिप्रेसर के साथ जाकर के और जुड़ जाएगा, और उसके कारण से ये रिप्रेसर आपका इस
ऑपरेटर से हट जाएगा, और जब ये ऑपरेटर से हट जाता है तब आपका जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आपके प्रमोटर से जुड़ सकता है, और जब ये इससे जुड़ जाएगा तब ये आपके इसको ट्रांसक्राइब जो है वो करेगा, और ये 5'3' एंड पर आपका जो स्ट्रक्चरल 3 जीन हमने बताए थे कि जो लेक जेड है वो आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फॉर्मेशन यहाँ पर करेगा, जो कि जो लैक्टोज अवेलेबल है उस लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करेगा और उससे आपका गैलेक्टोज और ग्लूकोज का फॉर्मेशन जो है वो होगा। देन पॉजिटिव और एलोस्टेरिक रेगुलेशन of leg operon. Here the role of cyclic AMP is important. जो लेक्टोज है आपका और ग्लूकोज अगर ये अवेलेबल है तब आपका जो सबसे पहले जो काम में लिया जाएगा वो आपका ग्लूकोज जो है वो होता है, जैसा मैंने पहले बताया था आपको। और जब ग्लूकोज अवेलेबल है तब आपका जो लेक्टोज जो है वो नहीं है आपका यहाँ पर, और उसके कारण से आपका जो सप्रेसर है वो बाइंड रहेगा किसके साथ में, आपका ऑपरेटर के साथ में। और इस ऑपरेटर के बाइंड रहने की वजह से आपका जो आरएनए पॉलीमरेज है वो उसको स्पेस नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जुड़ा हुआ तो यहाँ पर है लेकिन ये आपको इसको प्रमोटर को भी ब्लॉक करके और रखता है, जिसके कारण से आरएनए पॉलीमरेज जो है वो इसके साथ आकर के और नहीं जुड़ सकता है। अब ये जब ये हट जाता है, लैक्टोज जब प्रेजेंट है वहां पर, तब ये लैक्टोज जो है वो इसको रोक देगा, और उसके कारण से आपका फर्दर जो है वो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो प्रोमोटर के साथ आकर के जुड़ जाएगा और बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर करवाएगा। ओके ओके अब इसका पॉजिटिव कंट्रोल जो है वो किस तरह से होता है। डीएनए एक्टिवेटर प्रोटीन इंटरेक्शन कॉजेज स्विच ऑफ ऑपेरॉन। ओके देखिए यहाँ पर ये आपका साइक्लिक एमपी है, और ये क्या करेगा, आपका इनएक्टिव सीएपी बना देगा इसको ये, और जो इनएक्टिव सीएपी है वो आपका साइक्लिक एमपी के जुड़ने से एक्टिव हो जाएगा, और जब ये एक्टिव होगा तो आपका ये इसको हम कहते हैं केप बाइंडिंग साइट जो है आपका, ये इसके साथ जाकर के और जुड़ जाएगा, और जो प्रोमोटर है उसके साथ में आपका जो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स जो हैं वो और इसके साथ में बाइंड हो जाता है, और जो ऑपरेटर जीन है आपके वो आपके सिंथेसिस का काम जो है वो करते हैं। इफ लैक्टोज इज प्रेजेंट एंड ग्लूकोज एब्सेंट साइक्लिक एएमपी लेवल विल बी हाई। और जब आपका ये कैप जो है वो इनएक्टिव है अभी इस समय पर यहाँ पर, और जो ये कैप बाइंडिंग साइट है ना, ये आपका फ्री रहेगा, और उसके कारण से आपका आरएनए पॉलीमरेज जो है वो प्रोमोटर के साथ में जुड़ जाएगा, और उसके कारण से ये फंक्शन जो है वो लगातार करता रहेगा। तो ये आपका पॉजिटिव कंट्रोल है। सो इट इज नॉट द लेक्टोज बट एलोलेक्टोज इज द एक्चुअल इंडक्टर। तो ये आपका लेक्टोज है जिसमें आपका बीटा गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज जो है वो यहाँ पर रहता है, और ये है आपका 1,6 एलो लेक्टोज। तो ये एलो लेक्टोज जो है ये एक्चुअल इंड्यूसर जो है वो होता है। ओके अब इसका जो रिप्रेशन है वो किस प्रकार से होगा। इन रिप्रेशन synthesis of enzyme halted in response to appearance of specific substrate in the medium, and it can be explained by taking working of tryptophan operon, जिसके बारे में हम बाद में इसमें और चर्चा करेंगे। तो ट्रिप्टोफैन क्या है आपका, एक एसेंशियल अमीनो एसिड है विच इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन बाय बैक्टीरियल सेल। ओके तो ये ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन है, और इसका लेग आज हम केवल लेग ऑपेरॉन तक ही कन्फाइंड रहेंगे, और उसके बाद हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में। तो आप इसके बारे में और भी एक बार आप पढ़ना इसको, और कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।